बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स का चैप्टर कंटिन्यू है और हमारे आज के लेक्चर के जो जिन पॉइंट्स पर हमने फोकस करना है वो बिजनेस सॉफ्टवेयर के जो वो फर्दर जो कैटेगरीज हैं उनको हमने देखना है, जिसके अंदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके मुतालिक हमने आज डिस्कशन करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एप्लीकेशन की फॉर्म्स को देखा था और जो बिजनेस सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी थी जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम बिजनेस कैटेगरी का जो सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा वर्ड प्रोसेसिंग को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली कैलकुलेशन से रिलेटेड जो हमारी वर्किंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ द यूजर टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन। यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क्स हैं वो सारे के सारे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, या हम इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम भी देते हैं, तो इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। अगर आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये रोज और कॉलम्स के अंदर जो हमारा डेटा मैनेज करता है। इसमें ये जो ABCDEF और फर्दर आगे ये बेसिकली कॉलम्स होते हैं और ये जो 1 2 3 4 हैं ये रोज होती हैं। तो ये बिल्कुल एक जिस तरह से मैथमेटिक्स की कॉपी होती है जिसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, उस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंटरफेस नज़र आता है। और ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको बेसिकली सेल्स का नाम दिया जाता है। हम इन सेल्स के अंदर अपनी वैल्यूज जो वो लिखते हैं, इन सेल्स पर हम जो वो इनके नेम जो वो डिफाइन कर सकते हैं और फिर इन सेल्स के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं हम किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, मैथमेटिकल फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें हम हर तरह की कैलकुलेशन, खा वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, खा वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो, हम उसको इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। आपको इसका छोटा सा जो इंटरफेस का व्यू था वो मैंने यहाँ पर कैप्चर करके आपके साथ शेयर किया है। इसकी जो प्रैक्टिकल वर्किंग है वो हम कंटिन्यू करेंगे जब हमारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसमें हमने कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म करनी है। बेसिकली जो आज का लेक्चर है उसमें हम इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे और इसका यूज़ डिस्कस करेंगे और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ जो फंक्शंस हैं या जो फार्मूलाज हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्सेल हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए फैसिलिटेट करता है। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो हम बिजनेस सॉफ्टवेयर में जो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जो वो पढ़े हैं और जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें जो फंक्शंस प्रोवाइड करता है, या आप यूँ समझ लें कि जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हमें प्रोवाइड करते हैं उनके नेम जो आपने याद रखने हैं कि वो नेम कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो फंक्शन जिसका लिखा गया हुआ है डेट, तो अगर आप इन सेल्स में डेट लिखते हैं
यानी वर्डिंग में अगर आप डेट लिखते हैं DATE और आप लिख के जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस सेल के अंदर जो आपके सिस्टम की करंट डेट होगी वो यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। यानी लिखना आपने डेट है, लेकिन लिखने के बाद जो ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो डेट है, ये जो वर्डिंग है, ये तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जो एक्चुअल करंट डेट है आपके सिस्टम की वो वहां पर रिप्लेस कर दी जाएगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ एक्सेल हमें जो वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि बजाय इसके कि आप जो वो करंट डेट खुद लिखें, मुश्किल होता है डेट लिखना, पहले मंथ लिखा जाए, फिर डे लिखा जाए, फिर जो वो ईयर्स लिखा जाए। आप सिंपल DATE लिख के एंटर की प्रेस कर देंगे तो जो करंट डेट होगी वो वहां पर ऑटोमेटिकली ऐड कर दी जाएगी। तो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या स्प्रेडशीट जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जब हम कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं तो बेसिकली ये जो फंक्शंस के नाम है ये तो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर है, ये टेक्सचुअल डाटा है हमारा। तो जब हम यहाँ पर इनको राइट डाउन करते हैं तो एज ए फंक्शन जब हमने लिखना हो तो हम अपने फंक्शन को हमेशा इक्वल के सिंबल से शुरू करते हैं। मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर अपने सिस्टम की करंट डेट लिखनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और फिर आगे डेट, और लिखने के बाद आप जो ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर करंट डेट जो वो कन्वर्ट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप इक्वल के बगैर यहाँ पर DATE लिखेंगे तो वो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि हमने अपने कॉलम्स के नाम भी तो रखने होते हैं ना। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक डेट का कॉलम बनाना है तो मुझे यहाँ पर डेट लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अगर डेट लिखूंगा तो वो डेट जो वो करंट डेट के साथ कन्वर्ट कर दी जाएगी। जब तक मैं डेट से पहले जो वो इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा तब तक वो जो वो फंक्शन नहीं बनेगा और वो फंक्शन जो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली आप इसको जो वो परफॉर्म करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर जो वो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो है नाउ का जो फंक्शन है, फिर बता रहा हूँ कि जब आपने नाउ लिखना है आपने इक्वल का साइन लगाना है और फिर आपने लिखना है नाउ, तो वो क्या कर देगा कि डेट एंड टाइम इकट्ठा जो है वहां पर प्रिंट आउट करेगा। अगर तो आपने ओनली डेट लिखनी है तो आप सिंपल डेट का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना है, डेट के साथ टाइम भी करंट टाइम भी जो वो शो करवाया जाए, तो फिर हम क्या लिखते हैं, नाउ लिखते हैं। उसके बाद ओनली टाइम अगर आपने मेंशन करना है करंट टाइम तो आप सिंपल टाइम लिखेंगे इक्वल और टाइम लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको करंट टाइम जो है वहां पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसी तरह ABS बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एब्सोल्यूट जो वैल्यू है आप यूँ समझ लें कि जो आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप ABS का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल ABS और ब्रैकेट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो आप लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ABS का जो फंक्शन है वो हमेशा हमारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, और अगर पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है। ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। फिर उसके बाद इंट का फंक्शन है। इंट बेसिकली इंटीजर से निकला है। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो नंबर्स होते हैं जिनमें इशारिया नहीं होता है, यानी जिनके अंदर पॉइंट नहीं होता, उन नंबर्स को इंटीजर का नाम दिया जाता है। और वो नंबर्स जिनके अंदर इशारिया होता है उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का नाम दिया जाता है। तो अगर हम इंट का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू हो वो इशारिये के बगैर आए, इशारिये वाली वैल्यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं हम, तो फिर हम
इंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इंट के फंक्शन में इशारे के बाद वाली जो वैल्यूज होती हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाता है और जो इशारे से पहले वाली वैल्यूज होती हैं उनको रख लिया जाता है। ये नेचुरल लॉग है ln। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि नेचुरल लॉग को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ये बेसिक लॉग है, आपने लॉगरिथम जो वो पढ़ा होगा, नेचुरल लॉग भी और जो बेसिक लॉग है। तो ये लॉगरिथम की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ln का फंक्शन है और log का फंक्शन है। इसी तरह से राउंड का फंक्शन है। अगर हम किसी वैल्यू को राउंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह से मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर लास्ट डिजिट जो वो 5 से ज़्यादा हो तो उसको राउंड कर दिया जाता है, तो अगर 5 से कम हो तो फिर जो वो, यानी अगर मैं कहता हूँ कि 3.65 लिखा हुआ है तो इसको जब राउंड करके लिखा जाएगा तो जो 6 है उसको 7 बना दिया जाएगा, यानी 3.7 कर दिया जाएगा और जो 6 के बाद वाला जो डिजिट होता है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर 3.64 हो तो इसको फिर 3.6 ही रखा जाएगा, क्योंकि जो लास्ट डिजिट था वो 5 से लेस था, इसे इसको जो वो राउंड करते हुए इंक्रीमेंट नहीं किया गया। तो ये राउंड का फंक्शन है। स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको अंडर रूट भी कहा जाता है। तो अगर आपने किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो SQRT का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। इसको आगे नंबर जो बताया जाता है, तो ये जो फंक्शन है ये उसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आपको कैलकुलेट कर देगा। मिसाल के तौर पे जैसे 25 है तो इसका स्क्वायर रूट 5 आता है। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ इक्वल SQRT और ब्रैकेट में अगर मैं 25 लिख के एंटर की प्रेस करूंगा तो ये इसको क्या बना देगा, इसकी जगह पर इसका जो रिजल्ट होगा वो 5 जो वो हमें शो करवाया जाएगा। इस तरह सम का फंक्शन है कि ये जो सेल्स हैं इनके अंदर जो वैल्यूज हैं अगर हम इनको सम करना चाहते हैं, आप इसको बता दें कि ये नंबर ऑफ सेल्स हैं और इनके अंदर ये इतनी जो वैल्यूज हैं इनको सम करना है तो वो सम कैलकुलेट कर देगा। यानी इसके अंदर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी एग्जांपल मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दी है, इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड ही हमारी सारी वर्किंग होनी है। इसमें मुख्तलिफ तरह की आप शीट्स वो बना सकते हैं जो कि कैलकुलेशन से रिलेट करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था वो डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स और नोट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और इसमें हम अपनी रोज़मर्रा की जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन हम इसमें बासानी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से सम इफ का फंक्शन है। सम इफ का फंक्शन हमें एक क्राइटेरिया देता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया के मुताबिक सम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि अगर इन सेल्स की वैल्यूज 30 से बड़ी होती है तो इनका सम कर दिया जाए, अगर 30 से बड़ी नहीं होती तो सम ना किया जाए। तो इस तरह का मुख्तलिफ तरह का जो क्राइटेरिया है वो हम उसके लिए सम इफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि आपने सम इफ को कहाँ पर इस्तेमाल करना है या कैसे इस्तेमाल करना है। काउंट का फंक्शन होता है, ये काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप काउंट करना चाहते हैं ना, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना चाहते हैं कि कितने ऐसे सेल्स हैं जिन पर हमने कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है जो कि नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, उनकी अगर आप काउंटिंग करना चाहते हैं तो आप काउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से काउंट इफ का फंक्शन है। आप फिर फर्दर जो हमारे नॉन एम्प्टी सेल्स हैं इनमें अगर स्पेसिफिक वैल्यू के होने की सूरत में उसको काउंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास 5 सेल्स हैं इनके अंदर अगर वैल्यूज 50 से ज़्यादा है तो उनको काउंट करो, अदरवाइज उनको काउंट ना करो। तो इस तरह से जो वो किसी क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हम काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। मिन बेसिकली ये मिनिमम फंक्शन है। अगर आप नंबर ऑफ सेल्स के अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है तो फिर आप मिन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। मैक्स का फंक्शन है कि अगर आप नंबर ऑफ सेल्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये मेरे जो 10 सेल्स हैं इनके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है तो आप मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। या आपको जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
वो आपको रिटर्न करेगा। और मिन का फंक्शन आपको हमेशा जो उन नंबर ऑफ सेल्स में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह से STDEV ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है जो कि हम अपने डेटा पे जो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टैट पढ़ी हुई है उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह जो वो पढ़ा होगा। तो वो स्टैटिस्टिकल जो हमारे फार्मूलाज हैं उनको भी हम जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने सिर्फ उसको डेटा प्रोवाइड करना ही हमारा डेटा है और हमने ST डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फंक्शन अप्लाई करना है और उसको डेटा बता देना है, वो उसने ऑटोमेटिकली उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट कर देनी है। फिर उसके बाद इफ़ फंक्शन है। इफ़ फंक्शन जो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और ये बहुत सारी जगहों पर जो हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमने कंडीशन की बेस पर जो वो कोई ना कोई रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हो तो फिर हम इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि हमने पास और फेल को मैनेज करना है। अब पास और फेल के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उनकी परसेंटेज हो। तो मैं यूँ इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि जब हमारे पास कोई ख़ास क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने कुछ वैल्यूज़ सेट करनी होती हैं, वैल्यूज़ आपने कुछ असाइन करनी होती हैं, तो फिर हम इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में आपको बता रहा था कि लाइक जिस तरह से पास और फेल को आपने मैनेज करना है, तो मैं कहता हूँ कि अगर परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो ये इस सेल में पास शो हो जाए, और अगर 33 से बिलो है वैल्यू तो इस सेल में फेल जो वो लिख दिया जाए। तो अब इतनी ज़्यादा सेल्स के अंदर हम मैनुअली पास और फेल नहीं लिखते, हम इसी इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे और एक सेल पे अप्लाई कर देंगे और आप आगे इसके डिफरेंट फीचर्स पढ़ेंगे। उनमें रीकैलकुलेशन की ऑप्शन होती है, हम इनको रीकैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो डिवीजन है वो भी इसमें जो कैलकुलेट की जा सकती है कि अगर परसेंटेज जो वो 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन जो वहाँ पर लिख दो, अगर 40 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है तो वहाँ पर सेकंड डिवीजन लिख दो, और अगर 33 से ज़्यादा है तो थर्ड डिवीजन लिख दो। तो इस तरह से आपकी ग्रेडिंग भी जो है इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है कि अगर 80% से ज़्यादा है आपकी परसेंटेज तो A ग्रेड शो हो, अगर 70 से अबव है तो आपका B ग्रेड शो हो, अगर 60 से अबव है तो C ग्रेड शो हो। तो इस तरह का जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम इफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये जितनी भी आपकी ग्रेडिंग और जो डिवीजन और जो स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है वो सारा का सारा इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है इफ फंक्शन की मदद से। इसी तरह से एवरेज का फंक्शन भी होता है। ये यहाँ पर कॉमन फंक्शंस कुछ लिखे गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसमें हज़ारों की तादाद में फंक्शंस हैं और हम उन फंक्शंस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज का फंक्शन एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्क्स की एवरेज भी हो सकती है या किसी और चीज़ की एवरेज भी हो सकती है। अपने डेटा की आप जब एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉमन फंक्शंस थे जो कि हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो हमें प्रोवाइड करता है। आपने इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। इनकी डिटेल अभी आप नहीं करेंगे, डिटेल आप जब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आपको इनकी डिटेल खुद ही याद हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है इनको बुक में तलाश करने की, आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। नाम याद कर लें और जब हम वंस अगेन अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, एक्सेल के प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, तो आपको इनकी इम्प्लीमेंटेशन फिर पता चल जाएगी कि आपने इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। अभी जस्ट आपने इनके नाम याद रखने हैं और हल्की फुल्की जो डिटेल मैंने आपको बता दी है वो मेरे ख्याल में आप
आप अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये वंस अगेन जो वो आपको थोड़ा सा एक्सेल की शीट का जो लेआउट नज़र आ रहा है, और इस शीट में बताया जा रहा है कि जो हमारा डेटा है, हम अपने डेटा को चार्ट्स की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बआसानी हम अपने डेटा को ग्राफिकल लेआउट की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये लाइन चार्ट बना हुआ है, ये बार चार्ट बना हुआ है, इसको कॉलम चार्ट का नाम भी दिया जाता है, और ये पाई चार्ट है। तो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास वैरायटी है चार्ट्स की कि हम अपने डेटा को चार्ट्स की सूरत के अंदर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो वो डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर है वो कैलकुलेशन का फीचर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें हम अपनी कैलकुलेशन जो परफॉर्म करते हैं। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो हमने कैलकुलेशन, मुख्तलिफ तरह की जो कैलकुलेशन हैं, लाइक जैसे जो फार्मूलाज हैं और जो फंक्शंस की सूरत में, हम वो कैलकुलेशन जो बआसानी इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। रिकैलकुलेशन है, रिकैलकुलेशन का जो फीचर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर रिकैलकुलेट जो वो किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने इस सेल के अंदर जो वो वैल्यूज लिखी और इस सेल के अंदर मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया, और उस फॉर्मूले के अंदर ही जो हमारे पास ए बी सी और डी वाले जो सेल्स हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया और हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मैं इन सेल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको दोबारा से चेंज करता हूँ, तो चेंज करने का जो रिजल्ट होगा वो इफेक्ट यहाँ पर दोबारा कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, तो मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया कि इन चारों सेल्स को जमा कर दो, तो 2 + 2 + 2 + 2, तो जवाब यहाँ पर 8 आएगा। अब फॉर्मूले के बाद मैं यहाँ पर 2 की बजाय यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, तो वो 4 का इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगा और वो 8 की बजाय यहाँ पर 10 बन जाएंगे। यानी ये हमें फॉर्मूला एक दफ़ा एंटर करना है, बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फॉर्मूला एंटर करने के बाद अपने सेल्स की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे या उसको अपडेट करेंगे तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे उस सेल के अंदर हमें नज़र आ जाएगा, तो वो दोबारा से रिकैलकुलेट हो जाएगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फीचर है इसको रिकैलकुलेशन का नाम दिया जाता है कि फॉर्मूला एंटर करने के बाद सेल्स की वैल्यूज अगर अपडेट की जाती हैं, उनमें कोई चेंज किया जाता है, तो उसका इफेक्ट फौरी तौर पर उस सेल के अंदर जो वो हमें रिजल्ट के तौर पर जो वो दिखा दिया जाता है। हमें वो फार्मूला जो वो दोबारा से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता कि जी अब ये मैंने वैल्यूज चेंज किए हैं तो मेरा ये फार्मूला भी अपडेट हो, और वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर अपडेशन हो जानी है। फिर उसके बाद चार्ट्स का फीचर है। अभी हमने जो पिछली जो स्लाइड थी उसको हमने देखा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो मुख्तलिफ तरह के जो चार्ट्स हैं और ग्राफिकल शेप के अंदर अगर हम जो अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बआसानी जो वो कर सकते हैं। इस तरह से ऑटोफिल का ऑप्शन है। ऑटोफिल का जो फीचर है उसमें हम अपने सेल्स को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं सीरीज ऑफ नंबर्स की फॉर्म के अंदर या डेट्स के अंदर। अगर आपको याद हो तो मैं आपको आपकी जो अटेंडेंस है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्क करके भेजता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक सेल के अंदर डेट लिखी और उसके बाद फिर उसको मैंने जो वो बाकी सेल्स के अंदर फिल किया, तो ऑटो फिल की जो ऑप्शन थी उसने ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट से लेकर 30 तक जो डेट थी वो कंप्लीट कर दी। इसी तरह से अगर आप सीरीज ऑफ नंबर्स को जो वो वहाँ पर राइट डाउन करना चाहते हैं, सीरियल नंबर जो वो लिखना चाहते हैं, तो आप 1 2 3 लिखें, उसके बाद हम उसको जो वो ड्रैग करते हैं और वो बाकी सारे सेल्स के अंदर जो वो नंबर ऑफ जो हमारे सीरीज है वो कंप्लीट कर दी जाती है। तो इस फीचर को ऑटो फिल का नाम जो दिया जाता है। सॉर्टिंग की ऑप्शन है, हम अपना डेटा जो सॉर्ट आउट कर सकते हैं मुख्तलिफ जो वो ऑर्डर्स के अंदर जो वो हम उसको जो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमारे पास होता है।
कि हम अपना डेटा किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं। सेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली, यानी ए बी सी डी, पहले ए से शुरू होने वाले, फिर बी से शुरू होने वाले, फिर सी से शुरू होने वाले। इसी तरह से नंबर्स के अंदर जो वो सेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि 0 1 2 3, यानी पहले स्मॉल नंबर्स फिर हाईएस्ट नंबर्स। और डीसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले अगर अल्फ़ाबेटिकली डेटा है तो पहले जी से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको लिखा जाए, फिर वाई वालों को लिखा जाए, फिर एक्स वालों को लिखा जाए, यानी उलट ऑर्डर। और डीसेंडिंग ऑर्डर अगर नंबर्स का होता है तो फिर उसमें पहले जो वो हाईएस्ट नंबर आ जाते हैं और फिर उसके बाद लोएस्ट नंबर्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 10 है हाईएस्ट नंबर तो पहले 10 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। फिर इस तरह से हम अपने सारे डेटा को असेंडिंग या डीसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो वो राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर की ऑप्शन होती है। फिल्टर का जो फीचर है वो हम अपना डेटा किसी क्राइटेरिया के मुताबिक जो वो फिल्टर करते हैं। जिस तरह से वाटर फिल्टर होता है ना, आपने पानी को साफ करने के लिए एक फिल्टर लगा लिया तो वो जो भी उसके अंदर ट्रैश होता है वो सारा कुछ वो फिल्टर कर देता है और बिल्कुल प्योर वाटर जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 500 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे इसमें से सिर्फ टॉप जो 50 रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए, अब उसमें मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ कि जिनके मार्क्स जो वो टॉप 50 ऑर्डर में आ रहे हैं, वो सिर्फ मुझे रिकॉर्ड चाहिए, बाकियों का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो आपके पास वो जो 500 रिकॉर्ड्स थे जिनके अंदर जो 900 समथिंग से लेकर कोई 600 समथिंग तक जो वो सारों के मार्क्स वहाँ पर दर्ज किए हुए थे आपने, तो वो सिर्फ फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स जो वो आपको फिल्टर करके शो करवा देगा कि ये टॉप ऑर्डर पर आ रहे हैं और बाकियों को जो वहाँ पर वाइप ऑफ कर देगा। तो फिल्टर की जो ऑप्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो वो फिल्टर की ऑप्शन है, जो डेटा फिल्टर किया जाता है उसको टेम्परेरीली जो वो हाइड कर दिया जाता है। अगर हम वो फिल्टर हटा देते हैं तो हमें वो डेटा दोबारा से शो ऑफ कर दिया जाता है। फिर ऑडिटिंग का ऑप्शन होता है। ऑडिटिंग के ऑप्शन के अंदर वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे सेल्स को देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं जो कि किसी फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, तो आप ऑडिटिंग का ऑप्शन जो वो ऑन कर देते हैं। तो फिर जिस सेल के अंदर आपने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है उस सेल के अंदर जिस सेल की वैल्यू इस्तेमाल की गई है, एरो साइन लगा के जो उसको वहां पर शो करवा दिया जाता है कि ये इस सेल की वैल्यू जो है वो इस सेल के अंदर इस्तेमाल हुई है। तो इस तरह करने से हमें उन सेल्स का आइडिया मिल जाता है कि ये सेल जो वो ये इस फॉर्मूले के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग का ऑप्शन है। हमारे पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट बनी हुई होती है उसके अंदर जो हमारा डाटा है हम उसको अपने पेज पर जो वो प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसकी एक हार्ड कॉपी जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। तो जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रिंटिंग का ऑप्शन था वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी प्रिंटिंग का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है। ऑटो कंप्लीट में वो कहता है कि अगर आप एक सेल के अंदर एक वैल्यू लिखते हैं और उससे जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके अंदर उससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देता है। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास एक नेम का सेल है तो मैंने पहले सेल के अंदर जो है मोहम्मद इब्राहिम लिखा है, तो अब उससे नीचे जितने भी सेल्स हैं उनमें अगर मैं MUH लिखूंगा तो वो मोहम्मद इब्राहिम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज जो कि ऑलरेडी हमने जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो लिखी होती हैं उनको जब हम फर्दर सेल्स के अंदर रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। हमें आपने जो स्पेलिंग है वो कम जो वो टाइप करना पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ आ जाता है कि कॉमर्स की फील्ड में इसका क्या यूज़ है। तो वो कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जो वर्कशीट्स और जो वर्कबुक्स इसके अंदर बनाई जाती हैं वो उस मकसद के लिए जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए अपनी फर्म का रिकॉर्ड, अपने जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कॉलेज के हवाले से, या अपने लेक्चर्स की डिटेल जो वो रखने के लिए
मुख्तलिफ तरह का जो रिकॉर्ड है उसको स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन का फीचर मैंने आपको अभी बताया, उस मकसद के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको चार्ट्स का बताया कि चार्ट्स और जो ग्राफिकल जो ग्राफ्स उसके अंदर बने हुए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं इसके अंदर, तो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, हमें कोई वहाँ पर नया फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिस वजह से हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। फर्दर जो स्लाइड्स हैं उनमें इनकी डिटेल जो वो लिखी हुई है, ये डिटेल आपने जो वो खुद जो वो याद करनी है या आपकी याद करने वाली चीज़ है। तो आपने मेरे साथ जो वो मुझे बताना है कि आपने इस डिटेल को पढ़ा है, और इसमें अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में जो वो अपना क्वेश्चन जो बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो जो इसके यूज़ है वो यूज़ जो वो आपने खुद जो वो रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के बाद अगर आपकी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। थोड़ा सा वर्बली मैंने आपको बता दिया और कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया, फिर भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो बिजनेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो यूजर्स को विजुअल एड प्रोवाइड करने के लिए एक ग्राफिकल सिस्टम की फॉर्म के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को जो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम मुख्तलिफ तरह की जो मैसेजेस हैं या जो टेक्सचुअल शेप के अंदर हम दे सकते हैं, या हम उसको ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी जो हम यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपनी इंफॉर्मेशन को एक जो अट्रैक्टिव वे से जो प्रोवाइड करना हो यूज़र को, तो फिर हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो भी पावर पॉइंट के अंदर ही बनाए जाते हैं, और जो पावर पॉइंट है वो एक जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरेक्टिव वे से जो वो प्रोवाइड करने का एक जो वो बड़ा अच्छा ज़रिया है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका एक इंटरफेस जो वो नज़र आ रहा है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्किंग करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पर जो हमारी वो स्लाइड्स का व्यू आता है जो कि हम बना रहे होते हैं, और ये जो इसका व्यू है ये हमारी स्लाइड है जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे होते हैं। ये इसमें हम हर स्लाइड के हवाले से जो नोट्स हैं वो हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं, और वो साथ साथ हमें जो वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये इसके मुख्तलिफ जो वो मेन्यूज़ हैं, इसका डिज़ाइन व्यू है कि स्लाइड्स का अगर आपने डिफरेंट डिज़ाइन जो वो सेट करना है, यहाँ पर बेशुमार जो वो इसके डिज़ाइंस होते हैं। आप इन डिज़ाइंस को ब्राउज़ भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ का मतलब होता है तलाश करना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो वो वेब ब्राउज़र का भी बताया था कि वेब पे जब आप इंफॉर्मेशन अपनी तलाश करते हैं तो उस मकसद के लिए जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो ब्राउज़ फॉर थीम का मतलब ये कि आप इन थीम्स को इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करके आप उन थीम्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और हम इसको इंफॉर्मेशन जो यूज़र्स को प्रोवाइड करने के लिए, जब हमारे पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए या इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। उसके बाद हमारे पास इसके फीचर्स आ जाते हैं। जी, फॉर्मेटिंग का फीचर है। आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जब फीचर्स पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने ये फॉर्मेटिंग का फीचर पढ़ाया था। तो सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई है। फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि आप अपने टेक्स्ट को जो वो डिफरेंट जो वो स्टाइल्स के साथ जो वो लिखना चाहते हैं, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप उसका बैकग्राउंड कलर, उसका साइज या जो उसका राइटिंग स्टाइल है आप वो चेंज करना चाहते हैं, आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, आप इटैलिक फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं। तो ये सारी फॉर्मेटिंग है, वही फॉर्मेटिंग जो हम
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं वही हम एक्सेल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस स्लाइड की एक एग्जांपल ले लें कि जैसे ये जो वो ब्लू कलर के साथ जो वो लिखा हुआ है, पर्पल कलर के साथ ये लिखा हुआ है, और ये बोल्ड है, ये रेड कलर के साथ लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर के साथ लिखा हुआ है, इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो ज़रा थोड़ा सा चेंज है। यही बेसिकली क्या है, ये आपकी ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। प्रिंटिंग है, हमें ये जितनी भी स्लाइड्स हैं जो आपको मैं लेक्चर्स की फॉर्म में भी देता हूँ, आप अगर इनको प्रिंट आउट करना चाहते हैं आप इसको बआसानी प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आप एक स्लाइड को एक पेज पे प्रिंट आउट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप एक पेज पे एक से ज़्यादा स्लाइड्स रखना चाहते हैं, आप 2 स्लाइड्स एक पेज पे रखना चाहते हैं, 2 स्लाइड्स भी जो वो एक पेज पे प्रिंट आउट हो जाएंगे। अगर आप 4 स्लाइड्स एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है कि अगर आप 4 से ज़्यादा स्लाइड्स भी छोटी छोटी फॉर्मेट के अंदर एक पेज पे प्रिंट करना चाहें तो आप आसानी कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग का ऑप्शन जो तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो वो ऑलमोस्ट होता है। आप उस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपना डेटा पेपर पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स दिए गए हैं। हमें अगर मैं आपको ये इस स्लाइड पर ले जाऊं तो ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स ही हैं, ये थीम्स हैं। हमने जस्ट ये थीम अप्लाई करना है और हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट का बन जाएगा, उसको बैकग्राउंड कलर वही मिल जाएगा, उसका फोरग्राउंड कलर भी वही जो वो सेट हो जाएगा जो कि उस थीम के अंदर दिया हुआ है। तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ तरह की बैकग्राउंड कलर्स हैं, टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं, और जो ग्राफिक्स की रिप्रेजेंटेशन है वो सारी जो वहाँ पर डिफाइंड होती है। तो वो पूरा थीम जो हमारी उस स्लाइड पर अप्लाई हो जाता है। फिर स्लाइड लेआउट की ऑप्शन है। अभी ये जितने भी लेआउट्स हैं इनके अंदर एक सिंगल कॉलम की फॉर्म के अंदर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। फर्दर जो हमारी स्लाइड्स आनी है आपको उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे पास 2 कॉलम्स की फॉर्म के अंदर भी जो है हमारा डाटा हो सकता है कि एक कॉलम ये वहाँ इस साइड पे बना हुआ और दूसरा कॉलम इस साइड पे बना हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेआउट्स होते हैं जिनके अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा टाइटल जो वो कहाँ पर होगा। आपने इस लेक्चर के आगाज़ में जो टाइटल स्लाइड देखी थी तो उसमें तो ये इतना कुछ जो वो नहीं लिखा हुआ था, बल्कि यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई थी और पिक्चर के बाद जो वो दूसरा जो टाइटल लिखा हुआ था। तो हम अपने स्लाइड्स के लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक इस तरह से शायद आपको जो ये थोड़ा सा व्यू ये देखें, यहाँ पर आपको शायद जो थोड़ा सा व्यू मिल जाए कि ये जो वो मुख्तलिफ जो उसने लेआउट्स वो यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं कि ये इसमें जो वो टाइटल एंड कंटेंट्स का व्यू है, फिर ये सेक्शन हेडर है, 2 कंटेंट्स हैं, डबल जो वो यहाँ पर हमारा डाटा, इसे टाइटल के लिए है, ये ब्लैंक है, ये पिक्चर विद कैप्शन है। तो मुख्तलिफ तरह की जो ऑप्शंस हैं वो हम इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्लाइड लेआउट्स हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है अपने लेआउट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन है कि आप अगर ऑडियो और वीडियो की फॉर्म के अंदर जो है अपना डाटा अपनी इन स्लाइड्स के अंदर शो करना चाहते हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर छोटी सी वीडियो जो वो अगर इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं बआसानी यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं अगर ऑडियो की फॉर्म के अंदर कुछ नोट्स जो वो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर जो वो बना हुआ आ जाएगा। जब मैंने इंसर्ट ऑडियो नोट करना है तो यहाँ पर एक छोटा स्पीकर बना हुआ आ जाएगा। मैं उसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करूँगा और रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा। जो ही आपको ये प्रेजेंटेशन मिलेगी आप उस स्पीकर पे क्लिक करेंगे या ये स्लाइड यहाँ पर आएगी तो वो साथ ही वो जो मेरी वॉइस है वो प्ले होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ऑटो शेप्स का ऑप्शन मौजूद है। इसमें बहुत सारी शेप्स हैं, उन शेप्स को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो जो शेप्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो वो एरो साइंस बने हुए हैं। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं लाइक जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गई, स्क्वायर हो गया, ओवल शेप्स हो गई।
या कुछ सिंबल्स हैं, स्टार्स हैं, बैनर्स बने हुए हैं, बेशुमार आर्ट से रिलेटेड जो वहाँ पर शेप्स हैं जिनको हम यहाँ पर मुख्तलिफ तरह का अपना जो वो प्रोसेसिंग को शो करने के लिए जो हम उन शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लिप आर्ट गैलरी है, इसका मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बताया था कि इसके अंदर प्री डिफाइंड जो वो इमेजेस हैं, फोटोज इसके अंदर पड़ी हुई हैं, वीडियो क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स भी इवन इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप उनको अपनी इन स्लाइड्स के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मौजूद है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यानी जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम जब अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक्स का चांस होता है कि हमारी कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है या हमारे स्पेलिंग जो वो मिस्टेक हो सकती है, तो वो सारी जो करेक्शन करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी जो वो ऐड किया गया, क्योंकि इसमें हमने आपने जो वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट ऐड करना होता है तो इसके अंदर जितनी भी जो ग्राफिकल जो हमारी ग्रामर से रिलेटेड जो वर्किंग है या हमारी कोई स्पेलिंग से रिलेटेड जो वर्किंग होती है वो सारी की सारी जो हम इसमें बासानी जो करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी किस्म की कोई मिस्टेक करते हैं तो ये फौरन से जो वो उस पर जो वो रेड कलर के साथ जो इसको अंडरलाइन कर देते हैं और हम इसको जो वो करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एनिमेशन का फीचर है। एनिमेशन के फीचर में वो कहता है कि जो स्लाइड्स हैं ये जो इस स्लाइड्स के अंदर आप जो मटेरियल ऐड करते हैं आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेशन कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें जो कि मूव करती हुई आपको नज़र आती हैं, जिनके अंदर मूवमेंट होती है, जो मुतहर्रिक चीज़ें होती हैं उसको एनिमेशन का नाम दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि जो एनिमेशन है, एनिमेशन की मदद से आप अपनी स्लाइड की जो कंटेंट्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव जो वो बना सकते हैं। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मूव होता हुआ आ जाए, फिर क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट जो वो मूव होता हुआ आ जाए, राइट साइड से आ जाए या लेफ्ट साइड से आ जाए या इधर से घूमता हुआ आ जाए, तो ये जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसमें हम अपने टेक्स्ट पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें अगर आप देखें ये, तो इसमें ये देखें ये एनिमेशन लिखा हुआ है, तो ये एनिमेशन के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारी एनिमेशन के ऑप्शंस निकल आएंगे। इसी तरह से ये ट्रांजिशन का टैब बना हुआ है, ये डिज़ाइन है, ये इंसर्ट है। अगर आपने कोई ऑडियो वीडियो या कोई शेप आपने जो ऑटो शेप इंसर्ट करनी है तो ये सारे यहाँ पर टैब्स बने हुए हैं, इनकी मदद से हम अपनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो स्लाइड ट्रांजिशन का ही जो फीचर है कि स्लाइड्स पर अगर आप कुछ इफेक्ट्स जो वो अप्लाई करना चाहते हैं कि दो स्लाइड्स हैं, मिसाल के तौर पे एक ही स्लाइड है और एक ही स्लाइड है, तो इन दोनों की अपीयरेंस किस तरह से होगी, वो जो अपीयरेंस है वो हम स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से जो वो उसकी जो विजुअल मूवमेंट है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से नजर आएगी, वो हम स्लाइड ट्रांजिशन से जो हम मुख्तलिफ तरह की जो ऑप्शन है उनको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप यूं कह लें कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड नहीं, पहली स्लाइड की जगह किस तरह से लेनी। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये एट वंस जो वो चेंज हो रही है ना, तो अब वो उसकी जो चेंजिंग्स हैं वो किस तरह से जो यहाँ पर हमें नजर आएगी। तो ये चीज़ें जो स्लाइड ट्रांजिशन के अंदर आ जाती हैं। इस तरह स्लाइड टाइमिंग भी जो आ जाती है कि आपने मैक्सिमम कितना टाइम जो एक स्लाइड पर जो वो सेट करना है कि इतने टाइम के बाद जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो इतने टाइम के बाद ये स्लाइड जो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ये चीज है, और इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाए। तो वो जो टाइमिंग है वो भी जो वो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी, आपको पहले एक दफ़ा प्रेजेंट करना होगा और आपको ये आइडिया लगाना होगा कि मैं कितनी देर में इस स्लाइड के जो कंटेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो फिर उसी टाइम के राउंड अबाउट जो वो आपको टाइम जो वो उसका सेट करना होगा और उसके बाद फिर जब आप एक्चुअली प्रेजेंट करेंगे
तो वो जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद जो वो चेंज होती जाएंगी। इसी तरह से स्पीकर नोट्स हैं। अभी मैंने आपको जब दिखाया था इसका इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो उसमें मैंने बताया था कि ये नोट्स की ऑप्शन है। तो बेसिकली जो स्पीकर नोट्स हैं वो इसी मकसद के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ पर जो वो नोट्स जो वो ऐड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ये नोट्स जो वो आपको मुख्तलिफ तरह के जो पॉइंट्स हैं वो जो याद दहानी के लिए जो आपको जो वो बता दिए जाते हैं, आपको डिस्प्ले हो जाते हैं और आप उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फीचर्स थे माइक्रोसॉफ्ट जो वो पावर पॉइंट के। उसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन है, जो नेक्स्ट इसमें जो स्लाइड है हमारे पास, इस स्लाइड में ये यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जी पावर पॉइंट आना है, प्रेजेंटेशन आना है। तो अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ है कि आप इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो, तो लर्निंग सॉल्यूशंस के लिए। अब जैसे आपको लर्निंग सॉल्यूशन के लिए जो मैं ये स्लाइड जो वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये पावर पॉइंट में बनी हुई है। क्लासरूम टीचिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, अगर हमारी एक्चुअल जो कॉलेज में अगर क्लास चल रही होती तो इन्हीं स्लाइड्स को मैंने प्रोजेक्टर पे आपके साथ जो प्रेजेंट करना था। तो क्लासरूम टीचिंग के लिए भी जो हो इसको इस्तेमाल किया जाता है, सेमिनार्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीटिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन कियोस्क बेसिकली बूथ को कहते हैं, कि इंफॉर्मेशन बूथ यानी एक ऐसा बूथ जहां पर से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो वो लोगों को डिस्प्ले करते हैं, एक ऐसा इंफॉर्मेशन डेस्क जहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक कन्वे करते हैं। तो उसका भी ये एक जरिया है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस, बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें भी जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने वर्बली आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपने लर्न करना है, इनकी डिटेल यहाँ पर फर्दर स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। ये आपने खुद से जो लर्न करनी है और मेरे साथ आपने शेयर करना है कि आपकी प्रॉब्लम्स अगर किसी जो स्लाइड में आती है, किसी टॉपिक के अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो आप मेरे साथ कमेंट्स में जो शेयर कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ये आपने जिस जहाँ से लर्न करना है। उसके बाद जो हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं वो है डेटाबेस। तो कहते हैं कि डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा को कहा जाता है, जो कि इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हम अपने उस डेटा को बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। हम उसको जब चाहें हासिल कर सकते हैं या जब भी चाहें हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर कोई इस फॉर्मेट के अंदर हमारा डेटा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको डेटाबेस का नाम देते हैं। अब इसकी एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो भी एक हमारे कॉन्टैक्ट्स की डेटाबेस है। हम बआसानी उसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट्स की डिटेल जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले ए से शुरू होने वाले नाम आ जाते हैं, फिर बी से, फिर सी से। इस तरह से टेलीफोन डायरेक्टरी भी इसकी एक एग्जांपल है, जिसके अंदर एक टाउन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सारे बाय नेम जो उन्होंने अरेंज किए हुए होते हैं। आप किसी लाइब्रेरी के अंदर चले जाएं, वहां पर जितनी भी बुक्स हैं वो भी एक सीक्वेंस के साथ जो वो अरेंज की गई होती हैं कि पहले ये वाली किताब आ गई, फिर दूसरे टॉपिक पे जो वो किताब आ गई। तो कोई भी ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर आपने अपना कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, वो आपकी कॉपी पर भी हो सकती है, वो आपके मोबाइल के अंदर भी हो सकती है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती है। उसको हम डेटाबेस का नाम देंगे। अगर उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीवल मीन्स कि हम उसको बआसानी वहाँ से सर्च कर सकते हैं, और अपडेट का मतलब ये कि हम अपना डेटा बआसानी वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो जो ये तो होगी ना डेटाबेस। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है कि हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर
अपनी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको बआसानी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ अपनी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो वो कंप्यूटर का प्रोग्राम जिसमें हम इस डेटाबेस को क्रिएट कर सकें उसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। यानी सिंपल डेटाबेस और डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर फर्क है। डेटाबेस तो कलेक्शन ऑफ डेटे को कहेंगे ना, वो तो आपकी कॉपी पे भी हो सकता है, वो आपकी बुक में भी हो सकता है। जबकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस को बनाते हैं और हम उसको वहां पर मैनेज करते हैं या हम उसको एक्सेस करते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डेटाबेस डीबीएमएस का नाम भी दिया जाता है और डीबीएमएस का जो एब्रीविएशन है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको एक इसकी पिक्चर जो वो दिखाई जा रही है, आप इसका भी प्रैक्टिकल जो वो होपफुली करेंगे। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी मदद से हम अपना डेटा यहाँ पर मैनेज करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर ये लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, अमाउंट पेड है, बैलेंस है, और यानी ये मुख्तलिफ जो हमने कॉलम्स और फील्ड्स बनाई हुई है और ये हर पर्सन का यहाँ पर ये रिकॉर्ड मौजूद है। और बेसिकली ये एक जो वो व्यू आपको दिखाया गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम अपना डेटा किस तरह से मैनेज करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का बताना था, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का बताना था, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का बताना था और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको बताना था। तो इनके प्रैक्टिकल्स जो वो फर्दर जो हम जो वो करेंगे, लास्ट पे करेंगे, जो हमारा जो वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ये जो डेफिनेशंस हैं ये सॉफ्टवेयर सूट की डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर सूट बेसिकली क्या होता है, ये कलेक्शन है इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की जो कि एक सिंगल यूनिट के अंदर जो वो हमारे लिए प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की कलेक्शन जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, एडोब ग्राफिक सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर क्या आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, और भी इसके जो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफिस सूट के अंदर जो मौजूद हैं। तो ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे जो हमें दिया जाता है, ये इंडिविजुअली नहीं आता। अगर आप ये कहें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीडी अलग मिल जाए तो ऐसा नहीं है। वो इसी आपको अगर सीडी परचेज करनी है तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही सीडी परचेज करनी है। उसके अंदर ही वर्ड होता है, उसी के अंदर एक्सेल होता है, उसी के अंदर एक्सेस है, उसी के अंदर पावर पॉइंट है, और उसी के अंदर जो उसके फर्दर जो दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड हैं वो भी इसी के अंदर है। तो इस तरह का जो हमारे पास जो मटेरियल हो उसको सॉफ्टवेयर सूट का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह से एडोब ग्राफिक सूट के अंदर एडोब जो है वो बेसिकली ब्रांड है जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड जो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स है वो हमें जो वो देती है। तो जो ग्राफिक सूट है एडोब की जितनी भी वैरायटी है वो सारी की सारी एडोब ग्राफिक सूट के अंदर जो होगी। मिसाल के तौर पे जैसे एडोब फोटोशॉप है, एडोब प्रीमियर है, इसी तरह से एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है, तो एडोब इलस्ट्रेटर है। बहुत सारे जो एडोब के ग्राफिक्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे एडोब ग्राफिक सूट के अंदर अवेलेबल होते हैं। हमें उसमें से जो इंस्टॉल करना हो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो इंडिविजुअली हमें मिल जाए वो इस तरह से नहीं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर आप कह लें, जो कि किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर जो हमें दिया जाता है उसको सॉफ्टवेयर सूट का नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, PIM इसको कहा जाता है। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है इसके अंदर वो कहता है कि अपॉइंटमेंट कैलेंडर की ऑप्शन मौजूद होती है, एड्रेस बुक की ऑप्शन मौजूद होती है, नोटपैड की ऑप्शन मौजूद होती है।
यानी ऐसा जो सॉफ्टवेयर जो कि हमें अपार्टमेंट कैलेंडर की ऑप्शन दे दे, एड्रेस बुक की या नोटपैड की, या इसके अंदर हम जो रिमाइंडर जो वो लगा सकते हैं या अपनी मीटिंग का कोई स्केड्यूल जो वो सेट कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर का नाम दिया जाता है। उसके बाद ये हमारे लेक्चर की आज लास्ट स्लाइड है। जो बिजनेस सॉफ्टवेयर थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के हवाले से आपको बतानी है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं उनको प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इमेजेस को एडिट करने के लिए बनाए गए हैं। इसकी एग्जांपल एडोब फोटोशॉप है। इनके अंदर क्या होता है, वो कहते हैं मॉडिफाई द कंट्रास्ट एंड द ब्राइटनेस, कि आप कलर्स का जो कंट्रास्ट है उसको चेंज कर सकते हैं, कलर्स की ब्राइटनेस को जो आप चेंज कर सकते हैं, क्रॉप यानी आपने पिक्चर को छोटा कर सकते हैं, उसके अंदर जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे इमेजेस को आप आपस में मिक्स कर सकते हैं, आप अपने इमेजेस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप उसमें कलर स्कीम जो वो बेटर कर सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को कलर्स के अंदर जो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी ऑप्शंस होती हैं ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर मौजूद होती हैं। फिर इसी तरह से वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर जो वो एडोब प्रीमियर प्रो है और वो विंडोज मूवी मेकर है। इनके अंदर क्या होता है, आप इनके अंदर अपनी ऑडियो की और वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप ज़्यादा जो वो बेहतर कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ तरह के इसमें इफ़ेक्ट्स जो वो ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है ये भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट करके आपको दी जाती है। जो वॉल्यूम है उसको ज़्यादा करके जो वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और मुख्तलिफ तरह के जो फिल्टर्स हैं, जो वीडियो से रिलेटेड जो फिल्टर्स हैं वो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर जो वॉइस के अंदर जो नॉइज़ है उसको क्लियर करके, उसको कम करके आपको दिया जाता है। तो ये जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये वीडियोस को एडिट करने के लिए, उनकी क्वालिटी बेटर करने के लिए जो इनको इस्तेमाल किया जाता है। जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप ऐसे ना समझें कि बस ये आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आपने जो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर कम से कम 4 से 5 घंटे जो वो लग जाते हैं। पहले आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है, पहले स्लाइड्स बनाई जाती हैं, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर उस रिकॉर्डिंग को उसके साथ ऑडियो को मर्ज किया जाता है। ऑडियो में जितना नॉइज है वो सारा रिमूव किया जाता है, उसका वॉल्यूम जो वो इंक्रीज किया जाता है। फिर उसके बाद इसको इसके अंदर जो वीडियो से रिलेटेड जो मटेरियल है उसको इफेक्ट्स दिए जाते हैं, इनको मर्ज किया जाता है और मर्ज करने के बाद फिर एक सिंगल फाइल बनाई जाती है और वो सिंगल फाइल फिर यूट्यूब के चैनल पे अपलोड की जाती है और फिर आपको इसका लिंक भेजा जाता है। तो जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा जो वो हमें हमारा टाइम जो इस पर लगता है। उसके बाद हमारे पास मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिनके अंदर एडोब फ्लैश है और एडोब डायरेक्टर है। बेसिकली जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया कहा जाता है कि जिसके अंदर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर एनिमेशन को इकट्ठा कर देते हैं। तो इन पांचों चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है या इसको मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट का नाम दिया जाता है कि ये हमारा मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि इसके अंदर ये 5 चीज़ें जो वो इकट्ठी हो गई हैं। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये पांचों चीज़ें जो वो इन्वॉल्व होती हैं उसको मल्टीमीडिया का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर भी ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो गया है। अब पहले जो लेक्चर्स थे वो ज़रा थोड़े छोटे छोटे थे, अब आप जो थोड़ा सा यूज टू हो गए हैं तो हमारे लेक्चर भी ज़रा थोड़े से लेंथी हो गए। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के हवाले से जितना भी मटेरियल था वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको, आपने ये स्लाइड्स से ही लर्न करना है। आपको इसे लर्न करने के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मटेरियल आपके लिए ज़रूरी था वो सारा स्लाइड्स के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो आपने जो कुछ स्लाइड्स में है वो सारा कुछ आपने लर्न करना है।
आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस मेरे साथ आपने शेयर करने हैं, कमेंट्स की फॉर्म में शेयर कर लें, मैं आपको कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लेक्चर का टाइम जो वो मुकम्मल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।